वेलकम टू टेक रेमेडीज़ बाय कैसर। आज की ये वीडियो हमारी लिंक सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू लिंक, क्यूरी वर्सेस मेथड सिंटैक्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ डाटा इन लिंक, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि डाटा की बेसिक सिलेक्शन कैसे होती है, अनोनिमस टाइप्स क्या होती हैं, कस्टम टाइप्स क्या होती हैं, सिलेक्शन के टाइम पे डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाती है और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सिलेक्शन के दौरान अवॉइड करनी चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ डाटा के हवाले से। तो सिलेक्शन ऑफ डाटा इन लिंक से क्या मुराद है? तो जो सिलेक्ट की स्टेटमेंट है इसके अंदर हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि कौन कौन सा डाटा सेलेक्ट हम करेंगे और वो डाटा किस तरह नज़र आएगा। तो इसका बेसिक पर्पज़ क्या है, ये हम क्यों डाटा की हम सिलेक्शन क्यों करना चाहते हैं? उसकी बेसिक वजह ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे डाटाबेस के अंदर से क्यूरी करते हैं तो बाज़ औक़ात हमारे पास अनवांटेड डाटा आ रहा होता है, अनवांटेड कॉलम्स आ रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमने जो भी डाटा डिस्प्ले करना है या जो डाटा प्रोसेस करना है उसके अंदर हमें कम कॉलम्स चाहिए। तो हम फिर सिलेक्शन के अंदर फिर हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए और उन कॉलम्स के अंदर डाटा किस हिसाब से नज़र आना चाहिए, उसको फिर हम फॉर्मेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये क्यूरी है जिसके अंदर हम डिपार्टमेंट्स के टेबल में से डाटा को क्यूरी करना चाहते हैं। तो अब आप ये देखें, ये एक बड़ी सिंपल सी क्यूरी है जिसके अंदर हमने ये डिफ़ाइन किया है कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हमारा टेबल है और सेलेक्ट के अंदर हम सिंपल डी को लिख रहे हैं। तो डी का मतलब क्या है? अब डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे कॉलम्स होंगे, तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाने चाहिए। तो जो डी है वो डिपार्टमेंट्स के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम सेलेक्ट के अंदर डी को लिखेंगे तो इसका मतलब है हम ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाने चाहिए। तो जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो आप ये देखें कि अब डिपार्टमेंट्स के अंदर डिपार्टमेंट आईडी, नेम, ग्रुप नेम, मॉडिफाइड डेट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट हिस्ट्रीज़ वगैरह ये तमाम कॉलम्स है। तो जस्ट हमने डी को वहाँ पे रेफ़र किया है तो डी पॉइंट कर रहा है इसके तमाम कॉलम्स को। तो ये एक बेसिक सिलेक्शन है जिसके अंदर हम ये डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स के टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं वो यहाँ पर लेकर आएँ। तो जब आपने तमाम कॉलम्स को शो करना है तो फिर आपका यहाँ पे जो रेंज वेरिएबल है सिंपल आप उसको डिफ़ाइन करेंगे तो आपके पास तमाम कॉलम्स का डाटा जो यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर हमने मल्टीपल कॉलम्स सेलेक्ट करने हो तो हम कैसे करेंगे। तो ये एक सिंपल सी क्यूरी है जिसके अंदर हम डिपार्टमेंट के टेबल्स के अंदर से नेम और ग्रुप नेम जो है वो हम क्यूरी करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर सिंपल यही है कि जैसे पिछली क्यूरी के अंदर हमने ये डिफ़ाइन किया था, हमने सिंपल डी डिफ़ाइन किया था। तो डी के अंदर हम ये रेफ़र कर रहे थे कि हम तमाम कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो जब आपने मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट करना है तो आप डी डॉट नेम जो भी आप कॉलम्स लेना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। डी डॉट नेम, डी के अंदर जो नेम का कॉलम है वो आ जाएगा, फिर डी डॉट ग्रुप नेम। इस तरह करके आप जो कॉलम्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पे बारी बारी मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि हमने न्यू का कीवर्ड यूज़ किया और करली ब्रेसेस यूज़ किए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम जो है वो अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस सेक्शन के अंदर हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपने मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करना है तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, डी डॉट नेम कॉमा डी डॉट ग्रुप नेम। इसी तरह जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए आप इस डिपार्टमेंट के टेबल में से वो आप कॉमा सेपरेटेड के साथ यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे तो आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। जैसे हम इस क्यूरी को रन करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस क्यूरी के तहत हमारे पास नेम और ग्रुप नेम सिर्फ़ और सिर्फ 2 कॉलम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब आप मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे न्यू का कीवर्ड लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब हम सिंपल सिलेक्शन की जब हमने पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट करना था तो उस टाइम पे हमने न्यू का कीवर्ड यूज़ नहीं किया। लेकिन जब हम मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम न्यू का कीवर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि जो डिपार्टमेंट्स है वो एक एंटिटी है, ठीक है। जिस तरह आप एक लिस्ट डिफ़ाइन करते हैं, जैसे या आप एक वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंट का एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया तो उसकी टाइप है इंट, ठीक है। इसी तरह आप जब लिस्ट डिफ़ाइन करते हैं तो उसके अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं
इसको आप रेफ़र करते हैं कि ये फ़लाँ ऑब्जेक्ट है या मेरी फ़लाँ क्लास है, फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय की क्लास है, ठीक है। तो आप ये बताएंगे कि ये जो लिस्ट है ये एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है। इसी तरह जो डिपार्टमेंट्स है वो एक एंटिटी है। तो जब आपने पहली एग्जांपल के अंदर जब हमने, जैसे आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे सेलेक्ट डी लिखा था, तो जब ये वैल्यू रिटर्न हो रही थी तो ये इसकी जो रिटर्न टाइप बन रही है वो डिपार्टमेंट्स की एंटिटीज़ की लिस्ट बन रही है, ठीक है। तो लेकिन जब आप न्यू का कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, जब आपको मल्टीपल कॉलम्स चाहिए, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप अपनी कस्टम सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। अब आप उसको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं कुछ जो है वो कॉलम्स यहाँ से उठाना चाह रहा हूँ, सारे कॉलम्स उठाना नहीं चाह रहा। तो जब आप यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे तो अब इसकी जो रिटर्न टाइप है वो डिपार्टमेंट्स की जो एंटिटी है उसके बराबर तो नहीं है। तो अब यहाँ पे आप अपनी एक नई जो है वो टाइप डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो जब आप सेलेक्ट न्यू का कीवर्ड लिखते हैं तो यहाँ पे आप एक एनोनिमस टाइप जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं। आप कोई टाइप का नाम नहीं दे रहे, ये एनोनिमस टाइप है। आप जस्ट जो प्रोग्राम है उसको ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मैं 2 कॉलम्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ, इसको एनोनिमस टाइप जो है ना वो कंसिडर करो। तो कोड जो आपका क्या करेगा, वो जब रन होगा तो इसको एक एनोनिमस टाइप डिफ़ाइन करके क्यूरी के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। यहाँ पे अब आप किसी भी किस्म की कोई टाइप डिफ़ाइन नहीं कर रहे कि ये एम्प्लॉइज़ की टाइप है या ये डिपार्टमेंट की टाइप है। ये जस्ट एक एनोनिमस टाइप है जिसका कोई नाम नहीं है। तो ये सी शार्प के अंदर एक फ़ीचर होता है जिसको हम एनोनिमस टाइप बोलते हैं। तो एनोनिमस टाइप तब होता है जब आप इस टाइप का कोई नाम नहीं देते। तो जब भी आपने ऐसी सिचुएशन, जब आप कोई टाइप डिफ़ाइन नहीं करना चाह रहे, तो आप सिंपल क्या करते हैं, सिलेक्ट न्यू का कीवर्ड लिखते हैं, करली ब्रेसेस, और उसके अंदर जो भी आपने कॉलम्स को सेलेक्ट करना है उसको आप कॉमा सेपरेटर डिफ़ाइन कर देंगे। तो आपको किसी भी टाइप का नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कोड रन टाइम के ऊपर ख़ुद ही जो है वो क्यूरी के अंदर एडजस्टमेंट करेगा, और आगे जाके फिर जब आप क्यूरी को प्रोसेस करेंगे तो फिर आपने जो चेक्स हैं उस हिसाब से ख़ुद लगाने होंगे ताकि आपका कोड जो है वो किसी भी पॉइंट पे जाके ब्रेक ना करे। अब हम बात करते हैं कस्टम टाइप के हवाले से। ऐसी सिचुएशन जब आप मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे अनोनिमस टाइप को डिफ़ाइन ना करूँ, यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी की कस्टम टाइप डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक लिस्ट है, डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है, और आपने वहाँ से 2 या 3 कॉलम्स को सिलेक्ट की है। तो अब आप ये चाहते हैं कि मैं इसको एनोनिमस टाइप नहीं डिफ़ाइन करना चाहता, मैं अपनी एक क्लास, मैंने अपना एक मॉडल बनाया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जब इसको यहाँ पे क्यूरी सेलेक्ट हो तो उसके बाद जो मेरे पास रिज़ल्ट में जो वैल्यू आनी चाहिए वो उस मॉडल के ऊपर उसको ऑटोमेटिकली मैप हो जाना चाहिए। तो उस मकसद के लिए आप क्या करेंगे, उस मकसद के लिए आपको एक क्लास डिफ़ाइन करनी है, यानी एक मॉडल बनाना है, और उसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करनी है जो आप उस सेलेक्ट की स्टेटमेंट के अंदर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, न्यू के कीवर्ड के बाद आपने वहाँ पे उस मॉडल जो क्लास है वो आपने डिफ़ाइन करनी है, और बाकी सिंटैक्स सेम रहेगा जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अब इस चीज़ को हम बोलते हैं कस्टम टाइप। यहाँ पे अब आपने एक अपनी कस्टम टाइप डिफ़ाइन की है डिपार्टमेंट डिटेल्स के नाम से, जिसके अंदर नेम और ग्रुप नेम है। तो जब ये क्यूरी रिटर्न होगी, जब ये एग्जीक्यूट होगी, तो ये क्यूरी वेरिएबल जो है इसकी जो टाइप बनेगी वो डिपार्टमेंट डिटेल्स बनेगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं कस्टम टाइप। अब हम बात करते हैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। जब भी हम डाटा सोर्स से क्यूरी करते हैं तो हमारे पास डाटा जो है वो रॉ फॉर्म में पड़ा होता है, तो सम टाइम हमें उस डाटा को प्रोसेस करना होता है। उस डाटा को हम फॉर्मेट करते हैं कि ताकि जब हमारे पास आउटपुट आए तो वो डाटा कैलकुलेटेड होना चाहिए। उसके अंदर मुख्तलिफ़ अगर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, मुख्तलिफ़ ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेशंस के हवाले से कि जब भी आप डाटा ला रहे हैं तो आप कुछ कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप कुछ एग्जांपल्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि अगर हम डिस्काउंट प्राइस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये भी आप सिलेक्शन के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम टोटल अमाउंट जो है वो देखना चाह रहे हैं कि इन ऑर्डर्स की टोटल अमाउंट क्या है। जैसे आप एम्प्लॉइज़ का बोनस वगैरह कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं जब हम भी क्यूरी करना चाह रहे हैं तो उस क्यूरी के अंदर ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो कि एक ही टाइम के ऊपर हमें एक रिज़ल्ट मिल जाए ताकि हम फर्दर प्रोसेसिंग से बच जाएं। तो आप सिलेक्शन के अंदर कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कंडीशनल सिलेक्शन के हवाले से कि ऐसा सिनेरियो जिसके अंदर हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हम किसी भी कॉलम के ऊपर कंडीशन की बेस के ऊपर वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडीशन सिलेक्शन। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। पहली क्यूरी के अंदर हम कैटेगरी डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जब भी प्राइस ग्रेटर देन 500 होगी तो आप कैटेगरी के अंदर एक्सपेंसिव लिखेंगे, अदरवाइज़ अफोर्डेबल लिखेंगे। सेकंड जो क्यूरी है उसके अंदर हम स्टूडेंट की ग्रेड डिफ़ाइन कर रहे हैं उसकी स्कोर की बेस के ऊपर। थर्ड क्यूरी के अंदर हम एम्प्लॉई का स्टेटस देख रहे हैं उसके वर्किंग आवर्स की बेस के ऊपर कि इधर वो फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। तो इस मकसद के लिए आप ये देखें कि हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्वेश्चन मार्क जो है उसको टर्नरी ऑपरेटर कहा जाता है या कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है इसको। तो ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है जो कि ट्रू फॉल्स को रिटर्न करता है। हम सिंगल लाइन के अंदर जो है एक इफ़ की स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पहली क्यूरी के अंदर देखें कैटेगरी इक्वल टू प्रोडक्ट प्राइस, तो प्रोडक्ट प्राइस ग्रेटर देन 500, ये एक एक्सप्रेशन है कि जब भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है अगर वो ग्रेटर देन 500 होगी, आगे हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे, एक्सप्रेशन के बाद हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे और जो पहली वैल्यू होगी वो जब भी एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो पहली वैल्यू जो है वो कैटेगरी को असाइन हो जाएगी। उसके बाद कॉलन है तो आगे है अफोर्डेबल। जब भी ये वैल्यू फॉल्स होगी तो कॉलन के बाद वाली जो वैल्यू है वो उस कैटेगरी को या उस रिस्पेक्टिव वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये एक सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट होती है जो बूलियन बेस होती है कि आपकी जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होगी तो आपने क्या वैल्यू सेट करनी है, अगर वो फॉल्स होगी तो आपने क्या वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो कंडीशनल सिलेक्शन जो है उसके अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये एक ऐसी फ़ीचर है जिसके ज़रिए से आप अपनी जो डाटा की सिलेक्शन है उसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, आपको फर्दर प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन के टाइम पे इंडेक्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है। इंडेक्स का मतलब ये है कि हम जो भी डाटा सोर्स लेकर आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जब भी हम एक पर्टिकुलर रो को रीड कर रहे हैं तो उसका इंडेक्स क्या है। तो उस मकसद के लिए हमें बाज़ ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं जिसके अंदर हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन्स पे कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं कि हम इंडेक्सेस को यूज़ करते हुए हम कुछ फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहली एग्जांपल है उसके अंदर हम अपनी जो एम्प्लॉइज़ की लिस्ट है उसको रैंक करना चाह रहे हैं। तो हम इंडेक्स +1 कर रहे हैं तो हर रो के अंदर जो भी इंडेक्स है उसके अंदर +1 हो रहा है। या हम जैसे सेकंड एग्जांपल के अंदर हम हर रो को अपना रो नंबर असाइन करना चाह रहे हैं तो उस मकसद के लिए हम इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल के अंदर हम अपनी आईडीज़ जनरेट करना चाह रहे हैं तो उस मकसद के लिए हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ रही है तो हम उस इंडेक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इंडेक्स बेसिकली जो भी डाटा आप रिट्रीव कर रहे हैं तो इंडेक्स आपको ये बताता है कि जो करंट रो रीड हो रही है उसका क्या इंडेक्स है। तो अब इसका सिंटैक्स क्या होगा, तो अब आप देखें कि सिलेक्ट का जो फंक्शन है उसके अंदर हम दो रेंज वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर रहे हैं, एक आइटम और एक इंडेक्स। ठीक है, जैसे मैं थर्ड क्यूरी को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो आइटम जो है वो आपके पास रेंज वेरिएबल है जो आपके डाटा को डिफ़ाइन कर रहा है और इंडेक्स जो है वो आपके उस पर्टिकुलर रो के ऊपर जो भी इंडेक्स नंबर आ रहा है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स को यूज़ करते हुए आपकी जो करंट रो है, जो डाटा है उसकी जो करंट रो है उसको आप उसकी जो इंडेक्स नंबर है वो आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हम डेट की ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं कि बाज़ औक़ात हमारे पास डेट जो है वो डेट टाइम के अंदर आ रही होती है और हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको टू स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करते हुए जो भी फॉर्मेट हमारे पास हम चाहते हैं तो वो फॉर्मेट भी हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं ताकि हमें डेट जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर या जो भी फॉर्मेट हम अपनी रिपोर्ट्स के अंदर या अपने व्यू के अंदर दिखाना चाह रहे हैं वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। सेकंड क्यूरी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हम ईयर्स को निकाल सकते हैं, डे ऑफ वीक को निकाल सकते हैं, सेपरेट डेट के ऊपर सेपरेट जो भी फंक्शन हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। थर्ड क्यूरी के अंदर अगर आप हम देखें तो हम एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रियल टाइम सिनेरियोज़ के अंदर हमारे पास जो डेट है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। बर्थडे निकालनी होती है, एज निकालनी होती है या और इस तरह के डिफरेंट
फंक्शंस जो है वो हमें परफॉर्म करने होते हैं तो हमें डेट की ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है। तो आप सेलेक्ट जो है वो आपको ये फ़ीचर प्रोवाइड करता है। आप सेलेक्ट की क्यूरी के अंदर ही डेट की ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमने काफ़ी मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से बात की, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप सेलेक्ट के अंदर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी थी जो रियल टाइम हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि उनको इस सेक्शन के अंदर कवर किया जा सके। अब हम वीडियो के लास्ट सेक्शन के अंदर बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सेलेक्ट के अंदर नहीं यूज़ करनी चाहिए, या अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमें उसका करेक्ट वे पता होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं आपको। जैसा कि सबसे पहले डाटा की जो फ़िल्ट्रेशन है वो सेलेक्ट के अंदर नहीं हो सकती, उसके लिए हमें वेयर की क्लॉज लगानी पड़ेगी। एग्रीगेशन जो है वो सेलेक्ट के अंदर डायरेक्टली नहीं हो सकती, उसके लिए हमें सेपरेट फंक्शंस कॉल करने पड़ते हैं। एग्रीगेशन क्या है, एग्रीगेशन के ऊपर इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। एग्रीगेशन बेसिकली जैसे हम सम, मैक्सिमम या जो ग्रुप बाय से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उसको हम एग्रीगेशन कहते हैं। तो इस टॉपिक को हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। तो थर्ड जो है वो है कम्बिनेशन ऑफ डाटा, कि जब भी आप तीन तरह का डाटा कंबाइन करना चाहते हैं या कनकैट करना चाहते हैं उसको, तो आप उसको लिखने का एक जो है वो प्रॉपर वे है, उसके अंदर आप लिखेंगे। जैसे कि थर्ड एग्जांपल के अंदर राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका करेक्ट वे है। तो इसीलिए जब भी आप सेलेक्ट की स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो इस तरह की कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि मैं जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ या जो भी हम फंक्शनलिटी अचीव करना चाह रहे हैं तो उसका प्रॉपर वे क्या है, तो उसको प्रॉपर वे के साथ यूज़ किया जाना चाहिए ताकि हमारी जो क्यूरी है वो हमें प्रॉपर रिज़ल्ट दे सके। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।